स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। तो क्या कहता है, इनमें से आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। नंबर 1, आर्टिकल 352 to 360 of the Indian Constitution deals with the various type of emergencies। ये बिल्कुल सही है, बताऊंगा भी मैं कौन सी emergencies हैं वो, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 356 of the Indian Constitution is related with the state emergency। yes, ये भी सही है। आर्टिकल 360 of the Indian Constitution deals with the national emergency, ये गलत है। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो गया और तीसरा ऑप्शन आपका जो है गलत है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। अगर हम बात करते हैं हमारी इमरजेंसीज के बारे में, देखिए अगर मैं बात करूं तुमसे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से ली हैं? ये हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन एक कंफ्यूजन आपको ये होती रहती है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। हमारे अबॉलिश हो जाते हैं, हमारे खत्म हो जाते हैं फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे। ये सिचुएशन हमने बोरो करी है जर्मनी से, ये सिचुएशन हमने बोरो करी है जर्मनी से। तो ध्यान से समझ के चलना। ओके, तो इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। तो इमरजेंसी 3 तरीके की है, आर्टिकल 352, उसके बाद आर्टिकल 356 और 360 आर्टिकल नंबर देखने को हमें मिलता है। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, और थर्ड है आपका आर्म्ड रेबिलियन। आर्म्ड रेबिलियन, ये आर्म्ड रेबिलियन जो पहला वर्ड था वो था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है हमने आर्म्ड रेबिलियन में चेंज किया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग ये वर्ड ऐड किया गया है यहां पे। तो तीनों कारणों से इमरजेंसी यहां पे लग सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे 1962 इंडिया चाइना वॉर लगी थी आपकी, इंडिया और पाकिस्तान की, उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी। तो ये ध्यान रखना है, इमरजेंसी के टाइम पे आपका जो लोकसभा का समय होता है वो 1 साल बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। ये वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। अब बात यहां पे ये आती है कि इमरजेंसी जब देश में पूरी जगह पे ऊपर, जी समझ में आया? तो अब बात करते हैं इमरजेंसी में एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से कोई एग्रेसिव हो रखा है, प्रॉपर तरीके से वॉर चल रही है, जहां अंदर ही सेना ने विद्रोह कर दिया है, ये सिचुएशन हो सकती है। 356 की अगर हम बात करते हैं, इसको 2-3 नामों से जानते हैं। स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम और क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इस नाम से जाना जाता है। अब बात यहां पे ये होती है कि अगर लेट सपोज कि आपके स्टेट जो है सेंटर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, जहां स्टेट जो है आपके संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो स्टेट इमरजेंसी लग जाती है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है और उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं ये आपका स्टेट इमरजेंसी जो वर्ड है ये क्या है, क्योंकि देखो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति, तो दैट्स व्हाई इट्स ए प्रेसिडेंट रूल। पॉइंट समझ में आया? तो चलेगी किसकी अब, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पे चलने वाली है। और 360 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ये कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट समझ में आया? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करना आंसर, ठीक है? जो आजकल स्टेट बीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के पेपर में पूछने लग गए हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको कि हाँ ऑप्शन से ऐसे दिखा दो कि बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए। जी बताइए जी। क्वेश्चन क्या कहता है, ये पार्लियामेंट जो होती है वो कानून बना सकती है, किसी भी देश के हिस्से के ऊपर कानून बना सकती है, पूरे देश में भी बना सकती है, देश के एक कॉर्नर पे भी बना सकती है, फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो अंतरराष्ट्रीय संधि होती हैं वो कभी भी किसी देश के ऊपर मतलब किसी भी स्टेट के ऊपर लगाई जा सकती है। अब कंडीशन यहां पे 2 चीजें हैं। देखिए एक तो है आपका आर्टिकल नंबर 250,
उसमें वो बात क्या कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि पार्लियामेंट जो है आपकी, वो स्टेट लिस्ट में कोई भी कानून बनाया जा सकता है, स्टेट लिस्ट में कोई भी कानून बनाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 253 कि वो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को लगा सकती है किसी भी देश के कॉर्नर के ऊपर, और यहां पे हमें राज्य सरकारों से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स, तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, दैट इज डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से पूछना नहीं पड़ेगा हमें, और हम इस चीज को जो है इंप्लीमेंट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल के बारे में, लोकसभा के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है यहां पे। नंबर 1, द सेक्रेटरी जनरल इज द एडवाइजर टू द लोकसभा स्पीकर, बिल्कुल सही है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जो चेयरमैन होता है, उसको एडवाइज करता रहता है, बिल्कुल सही है। नंबर 2, द सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द स्पीकर, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो आंसरेबल है स्पीकर को, तो वो उसके नाम पे कुछ भी जो है आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा में कुछ भी कर रहा है तो उसके नाम पे करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। द सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी, नहीं, डेलीगेट अथॉरिटी अंडर का ऐसा नहीं करता कि हाँ उसको अथॉरिटी है कि वो उसके अंडर ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता, डेलीगेटेड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता। ये आपका जो जी ठीक है, ये एक्चुअली करता क्या है कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना, जो स्पीकर ने घोषित करना होता है या इंप्लीमेंट करना होता है कुछ भी, तो वो सेक्रेटरी जनरल घोषित कर देता है स्पीकर के नाम पे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सेक्रेटरी जनरल पासिस, और ये लिखा भी हुआ है इन द नेम ऑफ द स्पीकर, यस बिल्कुल सही। और सेक्रेटरी जनरल की जो एज होती है वो 60 इयर्स होती है कि लोकसभा के अंदर वो 60 सालों तक, 60 सालों तक जो है आपका रहेगा, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वो ऐसा नहीं है कि वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है कि वो लोकसभा स्पीकर के अंडर काम करेगा, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जो है यहां पे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है, यहां पे देखो, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, दैट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी? पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है जहां पे जो लोग होते हैं वो सीधा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने में। देखो डेमोक्रेसी वर्ड जो होता है एक वर्ड अलग है, डेमोक्रेसी वर्ड अलग है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हाँ जो सरकार है हमने, लोगों ने लोगों के लिए चुनी है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, कि लोगों की भलाई के लिए लोगों ने चुनी है। लेकिन उसके बाद प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब ये होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट मींस कि यहां पे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट डायरेक्ट करेंगे उसमें लॉ बनाने में, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने में। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ये वाली चीज नहीं है, हमारे देश में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, एक लोगों को बिठाते हैं, क्योंकि वो लोगों को हम वोट करते हैं तो वो अंदर बैठते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट होती है यहां पे। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इनमें स्टेटमेंट में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो अब पॉइंट देखते हैं, इट propounds that citizen participation is essential in democracy, yes बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, यस जरूरी है। नंबर 2, द सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंटल इंक्रोचमेंट, ये बिल्कुल सही है यार, कि हाँ लोग जो हैं अपने आप को बचाएंगे गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट से, बिल्कुल सही, कि हाँ वो इतने सक्षम होने चाहिए कि अगर सरकार जो है आपके फंडामेंटल राइट छीन रही है तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। नंबर 3, इट इज कंपैटिबल विद द लेजिस्लेटिव कैपिटलिज्म, ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आ गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, यहां पे ये होता है कि यहां पे सारा प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बिल्कुल मिनिमम होगा, और यहां पे जो है लोगों की सॉवरेनिटी रहेगी, मतलब जो लोग चाहेंगे वो ही होगा।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉपुलर सॉवरेनिटी या डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी चलाएंगे। हाँ ये है, सरकार उन्होंने चुनी है वो अलग बात है। दैट डजंट मीन कि हाँ लोग सारी चीजों में अपनी चलाएंगे तो कैपिटलिज्म ही हो जाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं है कि हाँ वहां पे सारा का सारा जो रूल है वो आपका प्राइवेट सेक्टर का, सारा प्राइवेट सेक्टर ही उसको संभालने वाला है, ऐसा भी नहीं है। पॉइंट समझ में आया? यहां पे गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है, तो ये नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अंडरस्टूड इन द फॉर्मल टर्म्स एज इक्वल वोटिंग राइट्स। यस बिल्कुल सही है। यहां पे अगर हम इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, मेल फीमेल, अगेन कोई भी जाति प्रथा, जो भी धर्म, लैंग्वेज वगैरह जो भी हैं हमारे देश में, सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से वोटिंग राइट्स हैं, ये बिल्कुल सही है। ये एक एग्जांपल होता है आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी का और प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का। हमारे देश में आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 326, आर्टिकल नंबर 326 जिसमें हमारा राइट टू वोट है, और वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। और जिसे हम और क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सुफ्रेज के नाम से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन 18 या 18 प्लस होगा वो वोट करेगा, और 18 या 18 प्लस वोट करेगा और एट द एंड जो है वोटिंग करेगा और अपना काम करेगा आगे। पॉइंट समझ में आया? तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में लिखा गया है। और हमारी वैसे वोटिंग एज कितनी है? 18 और 18 प्लस, ये इसमें लिखा गया है। और पहले हमारी 21 एज होती थी, तो 21 से हमने 18 करी बाय द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि इंप्लीमेंट हुई थी 89 में। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे। तो पॉइंट समझ में आया? तो ये सारे तीनों वर्ड ABD ये आपके पॉलिटिकल प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी से जुड़ते हैं। ये मॉडल डेमोक्रेसी वुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए कैपिटलिस्ट एक्टर फ्री मार्केट। देखो ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हाँ फ्री मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, दैट मींस प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, बट दैट इज नॉट द कंपैटिबल। यहां पे गवर्नमेंट की चलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट की चलेगी नहीं। प्रमोटेड बाय द जेम्स मिल फाउंडिंग फादर, there will be inequalities in the society and that elite will and should rule। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, एलिट क्लास वाले जो लोग हैं वो आपका रूल चलाएंगे, और जो नीचे लोग बैठे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा वो खत्म हो जाएंगे, ये बात करता है। वर्स्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर दीज थियरिस्ट, एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी और मतलब रूल बाय द मेजॉरिटीज। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो भाई ये है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, but that is not compatible with the laissez-faire। जी नेक्स्ट, इनमें पंचायत के रिगार्डिंग और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन मिक्स हैं और ज्यादा क्वेश्चन है और क्वेश्चन मिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि पॉलिटी की क्वेश्चन करवा दिए, पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन थोड़े से डाले हैं स्टार्टिंग में, बट एंड में आपके हिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, साइंस के भी हैं, सारे क्वेश्चन हैं। हाँ स्टार्टिंग में आपके सारे पॉलिटी के, जैसे पेपर में देखने को मिलते हैं ना आपको कि स्टार्टिंग में जैसे हिस्ट्री आ गई या पॉलिटी आ गई या ज्योग्राफी आ गई, स्टार्टिंग में 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ गए, वो एज इट इज मैंने किया है, यहाँ पे माहौल बनाया है कि हाँ प्रॉपर तरीके से आप वैसे ही पढ़ें। चलिए जी, which of the following statement in relation to the पंचायत is not correct। पंचायत के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है। अगर मैं पंचायत की बात करता हूं, आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके ओ तक आपके जो हैं आर्टिकल जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के देखने को में मिलते हैं। और लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। बिल्कुल यार देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम बात करते हैं इलेक्शंस की, बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन की, बात करते हैं जो आपके सेंटर वाले होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर मैं ये बात करूं, या फिर आपका बात करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट FCI, इट्स फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो होते हैं ना ये सेंटर और स्टेट के साथ संबंधित हैं। यानी कि अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और विधान परिषद काउंसिल के सारे इलेक्शंस करवाता है। लेकिन एक साथ संबंधित है आपका, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है या स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली स्टेट वाले जो होते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाते हैं। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट और आपके म्युनिसिपैलिटी या पंचायत में पैसे की विभाजन जो है यहाँ पे वो करेगा। तो ये सारा रूल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्टेट ही आपका जो है वो प्रोविजंस बनाएगी कानून बनाने के लिए। बिल्कुल सही है कि किस तरीके की कंपोजिशन होनी चाहिए, वो बिल्कुल कौन देखेगा, आपका पंचायत देखेगा। पॉइंट समझ में आया? तो पहला ऑप्शन सही है।
पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए पंचायत। यस, बिल्कुल सही है कि हाँ, आपकी पंचायत वर्ड का मतलब ये होता है कितना टेरिटोरियल एरिया है, कौन सी बाउंड्रीज है, ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज विद इन द पंचायत। ग्राम सभा ऐसा नहीं होता कि सारे ही पर्सन हमने इंक्लूड कर ले हैं, यहां पे ऑल पर्सन नहीं होता। यहां पे होता क्या है, दैट इज कोई भी पर्सन 18 या 18 प्लस होगा वो आपका ग्राम सभा का हिस्सा होगा, यानी कि जो लोग वोट करेंगे वो ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। दैट मीन्स ग्राम सभा ग्राम पंचायत को चुनती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है। रिजर्वेशन SC ST की has nothing to do with the 14 proportion of their population। yes, बिल्कुल सही है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। एक्चुअली आर्टिकल नंबर 243D की अगर हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं कि जो 1/3 रिजर्वेशन होती है, कोई भी जो रिजर्वेशन है उसमें 1/3 रिजर्वेशन विमेन की आपकी रहेगी। और अगेन जो भी रिजर्वेशन है वो SC ST की तो होगी, उसमें विमेन की रिजर्वेशन क्या होगी, 1/3 होगी। तो ये कोई नथिंग टू डू है वाली बात है, ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका ऑप्शन क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मतलब इनमें से ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर C। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, स्पेशल एड्रेस के लिए जो गवर्नर देता है उसके लिए स्टेटमेंट बतानी है। आर्टिकल 176 दैट इज द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। ये होता है व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज कॉल्ड, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब आपका जो है स्पेशल एड्रेस होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 में, स्टेट इमरजेंसी वाला, और उसमें आपको पता है कि सारा रूल रेगुलेशन किसकी चलती है, आपकी दैट इज आपका राष्ट्रपति की चलती है। वो अलग बात है, राष्ट्रपति गवर्नर को बोलता है कि वहां पे बता क्या चल रहा है। थर्ड है, सेकंड है व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी नेसेसिटेट डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ना, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉइंट समझ में आया। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यस, बिल्कुल सही है, ये सही है कि जब आपकी सरकार, राज्य सरकार चुन के आती है तब, और हर साल का पहला सेशन जो होगा वो आपका गवर्नर उसको संबोधित करता है। बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट में राष्ट्रपति करते हैं वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर करते हैं। पॉइंट समझ में आया। तो ये सही ऑप्शन है आपका सी वाला। When he or she has concluded that such is necessary, नहीं, ऐसा थोड़ा है कि हाँ जब उनको लगे कि हाँ स्पेशल एड्रेस करना चाहिए तो हम कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे 176 आर्टिकल नंबर बताता है स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। अब मैं आपको चीज बताता हूं कि अगर आपसे पूछा कि राष्ट्रपति का बताइए कि स्पेशल एड्रेस कब कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो इसमें से 89 माइनस कर दो, तो 89 16 7 और 87, आर्टिकल नंबर 87 में स्पेशल एड्रेस लिखा हुआ है राष्ट्रपति का। पॉइंट समझ में आया। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका, दैट इज सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ ए सेकुलर स्टेट। नॉट ए कैरेक्टर स्टेट, इनमें से वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एक सेकुलर स्टेट का। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे सेकुलर वर्ड का पहले तो मतलब क्या होता है कि देश का कोई धर्म नहीं है। देश का कोई धर्म नहीं है, देश सभी उसकी आई मीन यस दैट मीन्स जो सेकुलर वर्ड का मतलब ये होता है कि देश जो है वो सभी क्या कहते हैं आई मीन देश जो है सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन देश किसी धर्म को फॉलो नहीं करता। ये बात आती है, दैट इज कॉल्ड आपका सेकुलर वर्ड का, ठीक है। एक बच्चा एक सेकंड, एक जस्ट ए मिनट, ये एक बच्चा है लवलीना पांडे, ठीक है। सर नमस्ते, मे बी यू डोंट लव उड़ीसा स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू डोंट मेक 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर अस। पहली बात तो तुम्हें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अब जो तुम्हारे पुराने साल के 5 साल के पेपर थे ना, वो कोई किसी काम के नहीं है, क्योंकि उड़ीसा स्टेट ने पैटर्न बदल दिया है। तो दैट्स व्हाई वो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए और ना ही मैं करवाऊंगा, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। हाँ ये है कि जो हमारे आपके पास 10-12 दिन जो रहते हैं आपके, तो उसके लिए आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी, वो आप देख सकते हो, और उसे में उस तरीके का लेवल होगा
जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में भी। तो अगेन ये आपकी बेवकूफी होगी अगर आप ये क्लास नहीं देख रहे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मैं किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए क्लास लूंगा तो आप लोगों को देखनी है। जो बच्चे स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं उनको सभी क्लासेस देखनी है, जो मेरी क्लासेस है खास करके, क्योंकि उस क्लासेस में मैं आपको पता है कि एक लेवल वाली चीज करवाता हूं। तो जितने भी इंडिया के स्टेट पीसीएस हैं उनमें सब में काम आएगी। जम्मू कश्मीर के लिए ये क्लास काम आएगी, लेकिन अगेन जो आप उड़ीसा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई और बच्चा हो आप बैठा हो तो वो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है कि उस चीज को कैसे लेना है। आई एम वेरी क्लियर कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा। जो पुराने क्लासेस के पेपर हैं, पुराने क्वेश्चन हैं, वो नहीं आएंगे। वो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है, वो पैटर्न बदल चुका है, वो नहीं आने वाले। वो पहले वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आते थे, पहले वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आते थे जी। तो अब यहां पे हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट का। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे ये चीज जो है आपकी बहुत बढ़ चुकी थी, ये सेकुलरिज्म वाली बातें बढ़ चुकी थी। और सेकुलरिज्म में होता क्या है, देखिए सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं ना, सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं उसमें वेस्टर्न कंट्रीज में ये होता था स्टेट अलग और आपका चर्च अलग, मतलब धर्म को स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे इसमें पूछा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर जी जी। अरे यार बेवकूफ हो तुम लोग, ठीक है ना। अब ये क्या है, चलो ये पॉलिटी हिस्ट्री तो सब सेम होगा, वो सब सेम। अरे पढ़ना तो पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। क्यों मेरे को बार बार बीच में कमेंट सेक्शन में ऐसे परेशान कर रहे हो। आप अपनी गलतियां आप करते हो, ये तुम्हारी गलतियां, तुम आराम से पढ़ना नहीं चाहते, फिर रोते हुए आते हो मेरे पास। बिहार वाले भी रोते हुए आए थे कि हाँ शायद तुम्हारी क्लास देख लेते। क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को। मैं कभी भी जनरली कमेंट सेक्शन में ध्यान नहीं देता, बट मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, उसी के लिए मैंने ये क्लासेस चलाई हैं, ठीक है। तो पढ़ लो यार, क्या है मतलब दिमाग से पैदल हो क्या। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तुम्हें, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है तुम्हें, वहां पे मिनिस्टर बोलेगा ये कर दो तो पलट के ये बोलोगे कि हाँ सर आपने तो ये बोला था। वहां पे क्या करोगे, यस सर यस सर यस सर। तो चीजें समझना सीख लो। आओ यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ ए सेकुलर स्टेट। यहां पे सेकुलर स्टेट का मतलब जो है आपका क्या नहीं है, यहां पे पूछ रहा है। देखिए इट रिफ्यूजेस द थियोक्रेसी जी, इट रिफ्यूजेस द थियोक्रेसी। यस बिल्कुल सही है, ये थियोक्रेसी को रिफ्यूज करता है। अब थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। यहां पे मतलब ये होता है कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिवाइन पावर कह लो या आप कह लो कि कोई ऑफिशियल है वो आपका रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है टाइप ऑफ, ठीक है ना। कि यहां पे जो डिवाइन है, मतलब डिवाइन मतलब भगवान ने उनको आशीर्वाद दे रखा है, डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। तो थियोक्रेसी को जो है रिफ्यूज करता है, बिल्कुल सही है। वो सेपरेट करता है धर्म को स्टेट से, ये भी बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। ए स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। यहां ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन कर गया। कैसे, डेमोक्रेसी इज अ डिफरेंट वर्ड, डेमोक्रेसी इज अ डिफरेंट वर्ड। कौन समझ में आया। डेमोक्रेसी जो है एक वर्ड बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाँ आपका ये तुम्हारा सेकुलरिज्म या सेकुलर स्टेट की बात करूं, वो बिल्कुल ही अलग है। सेकुलर वर्ड इज अ डिफरेंट वन और डेमोक्रेसी वर्ड इज अ डिफरेंट वन। कौन समझ में आया। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट की कि हाँ जिसमें आपका जो धर्म है वो आपका बाकी पावर से अलग होगा। पॉइंट समझ में आया। तो ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट द रिलीजियस हार्मनी। यस बिल्कुल सही है, ये सही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, नॉट द फीचर ऑफ द सेकुलर स्टेट। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहां पे, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। A state in order to be secular must be democratic. This is not the correct statement. सेकुलरिज्म एक अलग चीज है, डेमोक्रेसी एक अलग चीज है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है सभी लोग जो हैं सरकार मिलके मतलब बैठा रहे हैं और चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है कि यहां पे आपका
जो देश है वो आपकी जो देश है आपका वो धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट कर रहा है, बट कंट्री अपने आप को कुछ नहीं कहती कि हाँ ये मेरा धर्म है, ये नहीं कहेगी। पॉइंट समझ में आया? तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और अगर मैं तुम्हें बात करूं सेकुलर वर्ड की, सेकुलर वर्ड की अगर हम बात करते हैं, हमारे संविधान में प्रियम्बल में, संविधान में सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपके ऐड किए गए थे, तो ये चीज याद रखना है। ओके, तो चलिए जी ऑप्शन नंबर सी ये आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त क्रांति 7 रेवोल्यूशन जो है ये आपका प्रपोज किया गया था, सोशलिस्ट आइडिया किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? 7 रेवोल्यूशन। ये 7 रेवोल्यूशन जो है ये बात करता है इक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, और सोशियो इकोनॉमिक रेस बेस्ड इनइक्वालिटीज को दूर करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम को खत्म करना, ये राम मनोहर लोहिया जी ने हमें बताया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है कि आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इज सी, ठीक है, यही तो बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें एग्जामिनर, तुम बन रहे हो, ठीक है, और बस चौड़े होके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। अब एक्चुअली अगर आपको याद होगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी आपकी 1934 में, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट थे। पॉइंट समझ में आया? तो उनके साथ ये राम मनोहर लोहिया भी जी थे और जयप्रकाश नारायण भी थे, ये चीज ध्यान रखना है आपको। पॉइंट समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, राम मनोहर लोहिया इज द राइट वन। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो एक दो चीज बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए इन्होंने क्या बोला था कि दिस एक्ट इज ए पोस्ट डेटेड, नहीं इट्स नॉट ए पोस्ट डेटेड, इट्स ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, कि ये नया कानून है स्लेवरी के लिए। एमजे रनाडे, ये पूना सार्वजनिक सभा जो बनी थी उसमें ये लीडर थे। जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया था बताओ? जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से भागे थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, हजारीबाग जेल से। पॉइंट समझ में आया जी? टोटल रेवोल्यूशन इन्होंने बताया था, जयप्रकाश नारायण जी ने बताया था टोटल रेवोल्यूशन के बारे में। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी यहां पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राम मनोहर लोहिया इज द करेक्ट आंसर, राम मनोहर लोहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से देशबंधु किस पर्सन को कहा जाता है जी? ये वो पर्सन है जिन्होंने पोइट्स लिखी थी मलंचा एंड माला, ये वो पर्सन है जिन्होंने 2 पोइम्स लिखी थी मलंचा एंड माला। ये फ्रीडम फाइटर कौन है? ये हैं चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मलंचा एंड माला। इन्होंने एक बुक भी लिखी है एंड दैट बुक इज द इंडिया फॉर इंडियंस। ये बुक लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस नाम की बुक। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये स्लोगन किसने बताया था, ये सेम ये जो बुक लिखी है उसका स्लोगन भी था, वो बताया था दयानंद सरस्वती जी ने, मूल शंकर जी ने इस चीज के बारे में बोला था। लेकिन बुक पूछा तो ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जिन्हें हम सीआर दास के नाम से जानते हैं। और अगर आपको याद होगा, ये मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलके इन्होंने बनाई थी कांग्रेस, स्वराज पार्टी बनाई थी, और स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी, जिसमें प्रेसिडेंट आपके थे सीआर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो पॉइंट समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये अरबिंदो घोष जो हैं आपको पता है, ये आपके ये मित्रा मेला एसोसिएशन, ठीक है, और इनसे बिलोंग करते हैं। ये अरबिंदो घोष के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुजफ्फरपुर केस हुआ था आपका, ठीक है, और उसमें जब उन्होंने 2 बच्चों ने गोलियां मारी थी किंग्सफोर्ड के ऊपर, दैट इज द कौन थे वो पर्सन? दैट इज अरे प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। तो वो कहते क्या हैं कि अरबिंदो घोष जी ने मतलब उनको प्रवोक किया था गोली मारने के लिए, बट अगेन ये केस उनके साथ संबंधित है, ठीक है। अरबिंदो घोष जी ने जो है आपका पुडुचेरी के अंदर जो है आश्रम भी बना लिया था, याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी।
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा बनाई गई है। ये पॉलिटिकल गुरु हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जब 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे ये। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने मराठा नाम का पेपर, आपकी मराठा पेपर और प्लस केसरी पेपर जो है इनका है। मराठा पेपर जो है वो इंग्लिश में है, केसरी पेपर मराठी भाषा में है। गीता रहस्या नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास जो पुस्तक है वो भी इन्होंने लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी 2 बार मांडले जेल गए हैं। मांडले जेल कहां पे है? बर्मा में है, म्यांमार में है। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर बनाए थे पुणे में। और बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देशबंधु जो हैं ये फर्स्ट मेयर हैं कलकत्ता के। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे से पढ़िए। यस, इसी तरीके से क्वेश्चन देने हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बहुत बच्चे हैं इंडिया में जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन गलतियां कर रहे हैं। मैं तुम्हें बार बार क्लियर कर दूं, अब वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। वन वर्ड टाइप क्वेश्चन जो आता है वो भी इतना आसान नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, ये क्वेश्चन है लगेगा कि बेकार है, अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। लेकिन वो वन वर्ड अगर क्वेश्चन डालेगा तो उसमें भी लॉजिकल चीज डालता है, तो ध्यान से समझ के कीजिए आप अपना जो भी आप काम कर रहे हैं। तो यहां पे लोकसभा में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे मोर देन 1 सीट हमें देखने को मिलती है, एक से ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की। तो यहां पे वो मेघालय वाला वर्ड है, मेघालय स्टेट ऐसी है जहां पे एक से ज्यादा सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड की बात करते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल यहां पे बहुत फेमस है। इनकी ऑफिशियल भाषा जो है वो इंग्लिश देखने को हमें मिलती है। सिक्किम को 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग जो है आपका 22वां राज्य घोषित किया गया था, ये याद रखना है। और सिक्किम पहले देश की ऑर्गेनिक स्टेट है और सिक्किम जो है आपका ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है। समझ में आया? अगर आपको याद होगा, अगर आप क्लासेस मेरी देखते हो, मैं जब भी आगे जाके तुम्हारा जम्मू कश्मीर का और 15 तारीख को और उड़ीसा पीसीएस का पेपर होने वाला है, जब हम उसमें एनालिसिस करेंगे ना, तो हाँ मैं सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता हूं कि ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था। वो क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन के ऊपर टिक 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 करके निकलने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें पता है कि जब भी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं उसमें एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो वो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होती है। कई बार क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो ऐसा ही है। तो ध्यान से समझ के कीजिए। समझ में आया? ध्यान से समझ के चीजों को कैप्चर करने की कोशिश किया करो, रेदर देन ये क्वेश्चन देखा और टिक टिक करके निकल गए आगे। ठीक है। मेघालय की बात करते हैं, इन्हें हम अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स के नाम से भी जानते हैं। अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स, यहां पे गैरो, खासी, जयंतिया नाम की हिल्स देखने को हमें मिलती हैं। मिजोरम की बात करते हैं, यहां पे डेम्पा टाइगर रिजर्व देखने को हमें मिलता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेघालय इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि आपका गारंटेड नहीं है संविधान द्वारा, नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इनमें से जो आपका कौन सी मतलब फंडामेंटल राइट है जो नहीं दिया। देखिए फंडामेंटल राइट की सबसे पहली बार 1928 की नेहरू रिपोर्ट में आई थी। उसके बाद 1931 में हमारे जो कराची सेशन था जिसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल जी, वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज को ड्राफ्ट किया और फिर हमने यूएस से आइडिया लिया फंडामेंटल राइट्स का और हमारे संविधान में रिटन में हमने लिख लिया कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो यूएसए से बोरो किए गए हैं और आइडिया वहां से लिया गया है और ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं। और पार्ट 3 को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिशिएबल हैं, ये इनफोर्सेबल देखने को हमें मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी चीज गारंटेड नहीं है।
राइट टू प्रोफेशन, रिलीजन, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। देखो फ्रीडम की अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है, इक्वालिटी की बात करते हैं 14 से 18 तक है, रिलीजन की बात करते हैं 25 से 28 तक है। लेकिन ये राइट टू प्रोफेशन जो वर्ड है ये दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द आपके फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सिक्किम को भारत देश का आपका राज्य बनाया गया था जी, बताइए। देखिए आपका सिक्किम को भारत देश का 22वां राज्य घोषित किया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग, ये सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सिक्किम वॉज मेड पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन बाय विच आर्टिकल? ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 2A। अब आप कहेंगे कि ये 2A क्या है? देखिए दो तरीके के आर्टिकल्स हैं आपके, दो तरीके के आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि ये डिफाइन करता है, आर्टिकल नंबर 1 को भी डिफाइन करता है, जिसमें आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में लिखा गया है कि हाँ हमारे देश में इतने स्टेट्स, इतने जो है इतनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वगैरह है। अब आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट जब भी चाहे वो कोई भी न्यू स्टेट्स को लेके आ सकती है, न्यू स्टेट्स बना सकती है, दो स्टेट्स को मिला के एक बना सकती है, एक को दो में डिवाइड कर सकती है वगैरह वगैरह। तो ये आर्टिकल नंबर 2 में है। एक चीज है आर्टिकल नंबर 2A। 2A के अकॉर्डिंग जो है आपका जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट है, उसको बनाया गया था एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट बनाया गया था हमारे कंट्री का, और बाय द अमेंडमेंट 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये एसोसिएट का मतलब क्या है कि हाँ हमारे देश के साथ लगता है और हमारे देश का एक पार्ट है, लेकिन इसको फुल फ्लैज स्टेट का हिस्सा नहीं माना गया था। एसोसिएट स्टेट बोला गया था आर्टिकल नंबर 2A में। बाद में सिक्किम को पूरा फुल स्टेट बोला गया था, फुल फ्लैज स्टेट बोला गया था बाय द 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इसको जो है 22वां राज्य घोषित किया गया था। ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया? यस। ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका? सी ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल नंबर 2A इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। राइट टू इक्वालिटी के साथ कौन से आर्टिकल जो हैं वो संबंधित नहीं है? ये तो सीधा पता लग गया जी। राइट टू इक्वालिटी ये है आपके 14 से लेके 18 तक, तो इसमें सीधी सीधी बात है आर्टिकल नंबर 13 जो है वो पार्ट नहीं होता। अब आर्टिकल नंबर 13 क्या है? आर्टिकल नंबर 13 है जुडिशियल रिव्यू का। अब ये जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा वर्ड यूज करते हैं हिंदी में इसको, और जुडिशियल रिव्यू वर्ड हमने यूएसए के संविधान से बोरो किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई हमारे देश में कानून बना हुआ था या है, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि संवैधानिकता अगर निर्धारित करते हैं तो वो हमें पता लगता है जुडिशियल रिव्यू से। इसमें ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी कानून की पता करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू से पता लगती है। एक आर्टिकल नंबर आपका 137 होता है जिसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट रहती है। 137 होता है रिवाइजरी यूरिसडिक्शन का, और इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को दोबारा रिवाइज कर सकती है, बदल सकती है। तो वो होता है ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कानून को उसको बताना कि ये वैलिड है या नहीं है। तो वो आपका आर्टिकल नंबर 13 में लिखा होता है, ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, ये आपका राइट टू इक्वालिटी होता है। 15 नंबर बात करें कि यहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के साथ। 16 नंबर हम बात करते हैं कि हम इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, आर्टिकल नंबर 16 में बात आता है। 17 में बात आती है कि हाँ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि हमारे
देश में जो छुआछूत वर्ड यूज करते थे पहले, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। और उसके बाद है 18 जिसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आप नाम के आगे और पीछे टाइटल्स नहीं लगा सकते। पॉइंट समझ में आया जी। तो ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 13 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए जी। अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, इंटरनेशनल ट्रीटीज को अगर लगाती है देश के किसी भी हिस्से में, या किसी भी पूरे राज्य में, कंट्री में, किसी भी हिस्से में, तो वो स्टेट सरकारों से नहीं पूछेगी। तो यही वर्ड एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है। वो लिखा होता है आपका आर्टिकल नंबर 51 में, 51 में, जिसमें वो सरकार जो होती है, राज्य सरकार जो होती है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है, आगे लेके जाती है। और ये लिखा हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट करता है आपका, ठीक है। दूसरा, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखता है आपके देश में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं और नॉन इन्फोर्सेबल हैं। और ये हमने बोरो किया है, आयरलैंड से बोरो किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी। प्रियम्बल की अगर मैं बात करता हूं, प्रियम्बल जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहला पेज है। प्रियम्बल जो है वो आपको बता दूं कि प्रियम्बल को हॉरोस्कोप वर्ड यूज किया जाता था, भविष्य। किसने बोला था, के एम मुंशी जी ने बोला था। और इसको आइडेंटिटी कार्ड के नाम से भी बोला गया है, आइडेंटिटी कार्ड, बताओ किसने बोला है। और इनको बोला गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ये किन किन लोगों ने बोला है, एक चीज आपको मैं बता दूं, हार्ट एंड सोल अलग है, सोल एक अलग है। सोल एक वर्ड जो होता है वो आत्मा, हार्ट एंड सोल एक अलग है, हृदय और आत्मा। हार्ट एंड सोल की अगर हम बात करते हैं, हार्ट एंड सोल की, वो है आपका आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला। लेकिन सोल वर्ड कहते हैं कि आत्मा हमारे संविधान की क्या है, दैट इज द आपका प्रियम्बल। और ये सोल वर्ड किसने यूज किया था, दैट इज ठाकुर दास भार्गव जी ने। और अगर बात करें आइडेंटिटी कार्ड की, एन के पालखी वाला जी ने ये बात करी थी इनके बारे में, एन के पालखी वाला। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। और हमने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ये नॉन जस्टिशिएबल हैं और नॉन इन्फोर्सेबल देखने को हमें मिलती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से बोरो करी हैं, ये याद रखना, रशिया से हमने इस चीज को बोरो किया है। 9th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, इसमें जमींदारी प्रथा के बारे में बात आती है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 की यहां पे बात आती है, लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है यहां पे। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 3 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं आपके, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए गांधीयन जो गांधीवाद के ऊपर है, जो गांवों में बात करता है मेनली, और इंटेलेक्चुअल मतलब लिबरल, फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल माइंड से। तो ये आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, पेपर में कई बार आ जाता है कि यहां पे कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस में दिए गए हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे चीज ध्यान रखना है। तो 10 और 11 हो गया है पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट। हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आया गया था संविधान में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से सिलेक्ट करो जी आंसर कौन सा सही है। तो नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट बैन द सेल ऑफ अल्कोहल अलोंग द नेशनल एंड द स्टेट हाईवेज। यस, ये बिल्कुल सही है। स्टेट नेशनल स्टेट हाईवेज पे आप सेल नहीं कर सकते। इट सेट ए डेडलाइन ऑफ अप्रैल 1000। ये गलत है कि यहां पे कह रहा है कि ये डेडलाइन है अगले साल 1 अप्रैल के लिए कि शट डाउन कर देंगे लिक्विड शॉप वगैरह। गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कि हम यहां पे सेटअप नहीं कर सकते अल्कोहल को। पॉइंट समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनियन टेरिटरीज के ऊपर क्वेश्चन है।
आउट ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज ओनली द 2 दिल्ली एंड पुडुचेरी, अभी तो 8 हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर राज्यसभा में रिप्रेजेंट, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट इन द सेंस कि यहां पे राज्यसभा के ऊपर बात आ गई कि दिल्ली और पुडुचेरी की रिप्रेजेंटेशन देखने को हमें मिलती है। ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये लेकिन एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये भी आपका ऑप्शन सही था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है। यस, दिस इज अ क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो है आपका आर्टिकल नंबर 76 में लिखा गया है, ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं, ये चीफ लीगल ऑफिसर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वही चाहिए होती है, जाने के हाई कोर्ट के 5 साल के मतलब हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस, 10 साल एज ए एडवोकेट का एक्सपीरियंस और सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। नॉमिनेशन जो होती है वो हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं नॉमिनेशन, और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंट हमेशा किया जाता है बाय द राष्ट्रपति। ये आपका फुल टाइम मेंबर नहीं होता गवर्नमेंट का, ये चीज ध्यान रखना है। गवर्नमेंट को सिविल केसेस में बचाता है, ये क्रिमिनल केसेस में नहीं बचाता। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी देश की किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, सिविल केसेस में बचाएगा, और ये आपको सजेशंस देगा, पार्लियामेंट में बैठेगा, वहां पे बोल सकता है कुछ भी, एनीथिंग, बट यहां पे वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। समझ में आया? तो यहां पे अब देखते हैं जी क्या पॉइंट्स बनेंगे यहां पे। तो इन्होंने पूछा क्या है, तो ये पूछा है कि यहां पे स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है आपकी। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है नंबर 1, इट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। यस, ये लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मेंबर बन सकता है किसी भी कमेटी का लोकसभा का। यस, ये बन सकता है। राज्यसभा लोकसभा में बोल सकता है। यस, बोल सकता है। वोट कर सकता है? नहीं, वोट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट, मतलब डी ऑप्शन नहीं बनेगा, तो यहां पे बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन। 1 2 3 ए बी सी ऑप्शन बनेंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 2 3। ओके, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत कर लेना कि कमेटी ऑफ लोकसभा का हिस्सा बन सकता है। यस, ही कैन, ठीक है, वो बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। विटामिन सी को और क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहा जाता है आपका डेट इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट फूड से मिलता है, एनिमल फूड से नहीं मिलता। इसी कारण मिल्क के अंदर जो है आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, इसलिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि मिल्क के अंदर विटामिन सी भी नहीं होता, आयरन भी नहीं होता। और विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में ब्लड निकलता है आपका। मिथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, ये कह सकते हैं आप, फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो कि आपका रेड एंट्स, जो चींटियां होती हैं जब वो काटती हैं तो उसमें ये मिथेनोइक एसिड जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें, जब दूध खट्टा हो जाता है, मिल्क खट्टा हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में भी, ये जो आपकी बॉडी में भी बनता है। जब एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल के ऊपर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल पेन करने लग जाती हैं। वो पेन इसीलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, ये आपका होगा वाइन्स में, ठीक है, और आपका इमली वगैरह में भी देखने को हमें मिलता है, ये ध्यान रखना है, वाइन्स में भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स? एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता? देखिए, एनिमल सेल्स में राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो होती है मेनली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है। सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, और ये सेलुलेज एंजाइम एक्टिव उनमें होता है जो घास फूस खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
सेल वॉल क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी चीज को शेप प्रोवाइड करने में, सेल को प्रोवाइड करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है आपका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं आप, और ये रेस्पिरेटरी साइट है सेल की, सांस यहां से लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी फॉर द सेल, एनर्जी करेंसी फॉर द सेल के नाम से जानते हैं। ओके, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ में आया? तो दैट इज द एटीपी मॉलिक्यूल, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं राइबोसोम की, राइबोसोम बने होते हैं आपके आरएनए के, और राइबोसोम जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि अगर आपको याद होगा, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक, और दैट मींस कंट्रोल रूम फॉर द सेल। अब एक्चुअली क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से बनता है हमेशा आरएनए, आरएनए से बनता है हमेशा प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ओके, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो बात यहां पे ये आ गई कि जो आरएनए, ये ऑलरेडी राइबोसोम आरएनए का बना हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोटीन यहां पे बनते हैं, और न्यूक्लियस में ये सारा प्रोसीजर आपका चलता है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे देख लीजिए, सेल, प्लांट सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, ये आप देख लीजिए यहां पे। दैट इज अ सेल वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसे हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, इसमें भी डीएनए होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये यूजुअली असाइड होता है, और एनिमल सेल में लार्ज की जगह पे स्मॉल वैक्यूल होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं जो एनिमल डिवीजन में आपको हेल्प करते हैं, सीलिया फ्लैजिला जो मूवमेंट में आपको हेल्प करते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है जो कंट्रोल करता है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या चीजें होती हैं? ये दोनों में कॉमन चीजें हैं, ये ध्यान रखना, ये पेपर में आ जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया ये बता दिया आपको, राइबोसोम बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, फॉस्फोलिपिड की ये बनी होती है और आयंस को इधर उधर करने में मदद करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका दो तरीके का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ वाला जो होता है लिपिड यानी कि फैट बनाता है, रफ वाला जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। ये भी दोनों में कॉमन है, न्यूक्लियस दोनों में कॉमन होगा। गोल्जी अपरेटस जो ट्रांसपोर्ट करता रहता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये सारे प्रोसेस आपका दोनों में कॉमन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फर्न्स, माइसीलिया ये एग्जाम्पल हैं किस प्लांट ग्रुप के? ये एग्जाम्पल देखने को हमें मिलते हैं। ये एग्जाम्पल जो देखने को मिलते हैं ये स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इन्हें हम टेरिडोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। ये वेस्कुलर प्लांट है जिनमें जाइलम फिलोइम देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं आपका? दैट इज ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, दैट मींस एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम लैंड और वाटर के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जिनमें आपके नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स देखने को हमें मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। और ये आपके एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, साइकस, पाइनस, ये सारी एग्जांपल्स आपकी आती हैं नेकेड सीड्स में, ठीक है। रोज, मैंगो, वीट्स यहां पे आएंगे एंजियोस्पर्म में। रोज, मैंगो, वीट, these are the example of the angiosperms, ये याद रखना है, ओके जी। यस, अगर ब्रायोफाइट्स पूछा, लीवरवर्ट्स, ठीक है, मॉसिस, पुनेरिया, ये एग्जांपल पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। तो these are the example of ब्रायोफाइट्स। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? ए, टेरिडोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। टेरिडोफाइट्स, इनमें रूट्स होती है, इनमें स्टेम्स होती हैं, इनमें लीव्स होते हैं, और इनमें क्या होता है आपका? वेस्कुलर टिश्यू देखने को हमें मिलता है, वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए।
यार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि ये क्वेश्चन तुम याद कर लो, ठीक है, ये मैं कहूंगा तुम याद कर लो। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर देखो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो टिक करके आना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि हर क्वेश्चन तुम्हें आना जरूरी नहीं है, ठीक है, हर क्वेश्चन तुम्हें आना जरूरी नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुम्हें आए या हर कुछ ही पढ़ के जाना होता है। अगर ये बाई चांस क्वेश्चन तुम्हें आ गया तो तुम टिक करके आना, बस मैं तुम्हें ये कहूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो तुम्हें बस देखने हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बस खत्म कहा, ठीक है। आ गया फंस गया क्वेश्चन तो ठीक है, क्योंकि हम अब ऐसा नहीं है ना, ये 4 तो चलो हम पढ़ लेंगे किसी भी तरीके से, ये 4 तो हम पढ़ लेंगे। अब केमिकल्स तो इतने सारे हैं, अब सबकी शेप थोड़ा पढ़ने बैठ जाओगे, पॉइंट समझ में आया, सबकी शेप थोड़ा पढ़ने बैठ जाओगे, तो ये चीज छोड़ के आनी होती है। बट ये क्वेश्चन याद कर लो, अगर फंस गया क्वेश्चन तो ठीक है, वेल एंड गुड, बस बात खत्म। देखो मैं तुम्हें यहां पे बता दूं बेटा, ये ऐसे टेट्राहेड्रल बनता है, ऐसे 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 होता है, इसकी वैलेंसी ये होती है, ऐसे मिलता है, अरे तुम घूम जाओगे वहीं पे, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में वैसे भी छोड़ के आने होते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर बाई चांस आपको पेपर, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जब पढ़ते हैं, जब कभी तुमने बचपन में कभी पढ़ रखा हो साइंस में, तो ठीक है, वेल एंड गुड, भाई आता था कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें बस आंसर बताऊंगा, इसका ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज CH3F का बनेगा आपका, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो है HCHO का ट्रायंगुलर प्लेन, उसके बाद जो है HCN का लीनियर, NH3 का ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर बी, बस इतना याद रखो, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है यहां पे, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इनसॉल्युबल वेरी फाइन पार्टिकल्स इन ए लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड को अलग करते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग किया जाता है यहां पे जी। देखिए जी, ये प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम लार्ज क्रिस्टल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स बनाते हैं, तो वही होता है क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे आपके क्रूड, जैसे क्रूड ऑयल निकालते हैं, भाई पेट्रोलियम यहां पे आ गया, डीजल यहां पे आ गया, कैरोसिन यहां पे आ गया, फलाना ढिमकाना यहां पे आ गया, वो कैसे, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग, सबके छन्ने की चीजें अलग, तो वो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से हमेशा इनसॉल्युबल वेरी फाइन पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जी, ठीक है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड था ना, एक प्रोसेस होता है डीकेंटेशन का, ये सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो सुन लेना, डीकेंटेशन। अब लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल जो है आपके सॉलिड्स हैं, लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब लिक्विड में से, लिक्विड में से, पानी में से अगर हम इनसॉल्युबल सॉलिड को निकाल दें, जाने के ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करना एक लिक्विड से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीकेंटेशन। तो गड़बड़ अगेन नहीं करनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो अर्बन ग्रुप है, यानी कि शहरी एरिया है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, कि भाई पॉपुलेशन वगैरह जी, डिसेंडिंग ग्रुप में बताइए जी। सबसे ज्यादा मुंबई, उसके बाद दिल्ली, देन कोलकाता, देन चेन्नई, तो भाई ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। समझ में आ गया।
एक सेकंड रुकते हैं। अगर तुमसे पूछा, अगर तुमसे पेपर में पूछा कि हाँ यार ये बताओ कि जो आपकी सबसे पॉपुलर सिटी है वर्ल्ड की, वो कौन सी है? शंघाई। शंघाई इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी। और कैपिटल टोक्यो, जापान। ये आपको कुछ लेक्स की एग्जांपल है, ठीक है, तो बतानी है कहां कहां पे है ये। देखो लोनार लेक की बात करें ये महाराष्ट्र में है। गंगबल की बात करें ये आपकी वेस्ट नहीं, भीमताल उत्तराखंड में है। भीमताल उत्तराखंड में है जी। ये गंगबल कहां पे है? बताओ बताओ बताओ। गंगबल जो है जम्मू कश्मीर में है और ये ईस्टर्न वाली वेस्ट बंगाल में है। तो भाई बताओ इसका ऑप्शन बताओ क्या बनेगा जी। अब जो टेक्टोनिक है, जाने के प्लेट्स के टकराने से जो बनी है, ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, वो उत्तराखंड में आपकी भीमताल लेक बनी है, जाने के 4 ऑप्शन। जो क्रेटर लेक है, जो मिट्योराइट्स आके गिरे हैं, मिट्योराइट्स आके गिरे हैं, यहां पे मिट्योराइट्स आके गिरे थे और महाराष्ट्र में लोनार लेक बन गई थी, मिट्योरिटिक लेक है ये बनेगा 1 ऑप्शन। ग्लेशियर मतलब क्या हुआ कि ग्लेशियर मतलब ये हुआ कि जो ग्लेशियर पिघला और उसके बाद गंगबल लेक बनी जम्मू कश्मीर में। नंबर 2, रिवर का मतलब होता है फ्लूवियल, फ्लूवियल एक्शन के थ्रू, यानी कि रिवर्स एक्शन के थ्रू बना, ये बना आपका ईस्ट लेक। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1, 4 1 2 3 बनेगा करेक्ट आंसर, 4 1 2 3 जी, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को सेपरेट करने वाला जो आपका लाइन है वो कौन सी है? देखिए तो सबको पता है दैट इज अ 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहां पे आपका 10 डिग्री, तो मैं चलो बाद में बात करूंगा, 8 डिग्री की बात करते हैं, ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, मिनिकॉय एंड मालदीव को अलग करता है, कौन सा? 8 डिग्री। और 10 डिग्री तुम्हें मैंने बता दिया। 9 डिग्री की बात करें, 9 डिग्री अलग करता है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को अलग करता है, दैट इज अ 9 डिग्री। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पे ये आपका जो है ये 10 डिग्री वाला चैनल हो गया यहां पे, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा मैप के थ्रू देखो तो थोड़ा सा इंडोनेशिया इधर पड़ता है, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड यहां पे पड़ता है, मान के चलो, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता रहे, लिखने में बात कर रहे हैं, सुमात्रा आइलैंड यहां पे पड़ता है, ठीक है। और ग्रेट जो आपका ये यहां निकोबार है, यहां पे एक हिस्सा है आपका ग्रेट निकोबार का, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से सेपरेट करने वाला जो चैनल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दैट इज द ग्रैंड चैनल, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रैंड चैनल। किसको अलग करता है? दैट इज द ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया को अलग करता है। पॉइंट समझ में आया? और अगर बात करी जाए यहां पे अंडमान की, तो यहां पे लेट सपोज नॉर्थ अंडमान है, मान के चलना है, वैसे ऊपर है बट अदरवाइज नॉर्थ अंडमान यहां पे है और म्यांमार इधर की साइड पे है, म्यांमार इस साइड के है। तो म्यांमार से बीच में, इसके बीच में कौन सा है? दैट इज कोको आइलैंड और कोको स्टेट। दैट मींस नॉर्थ अंडमान और म्यांमार को अलग करने वाला कोको स्टेट देखने को हमें मिलता है यहां पे। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज लोकेटेड, ये कहां पे है? ये दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है आपका दादर नगर हवेली में देखने को हमें मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये रिजर्वायर पानी देता है किसको? गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव को, गुजरात,
महाराष्ट्र एंड दमन एंड दीव को आपका ये पानी प्रोवाइड करता है। यहां पे दादर नगर हवेली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, in which year did the first large scale mutiny by the Indian soldiers against the British, the Vellore mutiny takes place? वेलोर म्यूटनी जो हुई थी वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। वेलोर म्यूटनी हुई थी 1806 में, 1806 में, 1806 में वेलोर म्यूटनी देखने को हमें मिली थी, 1806। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1806। ये सिर्फ याद ही करने वाला क्वेश्चन था, 1806 वेलोर म्यूटनी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, ये क्वेश्चन वैसे आ नहीं सकता, मतलब अभी नहीं आ सकता क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, किसी पेपर से मैंने लिया था। ये इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन बैलेंस ड्यूरिंग द 2017-18, ये गलत है, ये सही है, सॉरी। यहां पे बैलेंस थी, उसके बाद तो अनबैलेंस हो रखी है, सब जगह पे सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है। फूड इन्फ्लेशन स्पेशली इन द पल्सेस एंड वेजिटेबल्स मॉडरेट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर वन। देखो, अगर इंडिया ने आज के अगर आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आज के अकॉर्डिंग, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, महंगाई कितनी चल रही है, प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता है, ठीक है। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम एक्शन लेती रहती है कि कुछ ना कुछ तरीके से जो है आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाए। हर चीज में महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, खाना और प्रॉपर कोई भी चीज आप घर में यूज करते हो, हर चीज कितनी महंगी हो रखी है ये तुम्हें पता है, ये पूरी क्लियर है चीज तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ऑप्शन वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगर उसने आज के रेशन में पूछ लिया तो भी आपको चीज क्लियर है। आप तो पढ़ती हो, घरों में भी पढ़ते हो, सारी चीजें पढ़ते हो, देखते हो, सब्जियां तो लेके आते होगे जी। अब देखो, सीधी सी बात है, अब आपके खास करके दो पॉइंट्स होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने की। जा तो आप लोगों ने भाई, मतलब आप लोगों ने डिमांड इतनी ज्यादा कर रखी है, ठीक है, या तो डिमांड ही बहुत ज्यादा हो रखी है चीज की, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी सप्लाई कम है। दो ही है मेन, सप्लाई चेन कांस्टेंट हो सकते हैं, डिमांड की दिक्कत हो सकती है। यहां पे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रणजीत सिंह, ये कौन सी कंपनी में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रणजीत सिंह? दैट इज द 1809, 1809 में, 1809 में ये चीज इन्होंने करी थी। यस, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? डी। ये ट्रीटी किसके साथ हुई थी? चार्ल्स मेटकाल्फ के साथ। ये चार्ल्स मेटकाल्फ तुम्हें याद होगा, ये वही पर्सन है जिन्हें हम लिबरेटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। लिबरेटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। हमारे भारत देश में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था? पोर्तुगीज लेके आए थे। और पहला पेपर जो हमारा छपा था बाय द जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा पेपर छापा गया था, एंड जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा पेपर छापा गया था 1780 में, एंड दैट पेपर वाज बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1809, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन यार अगेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो। और कई बार क्या होता है ना कि कुछ थ्योरीज के ऊपर ऐसी क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, तो वो थ्योरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो जस्ट हैव ए लुक। इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस है जिसने अज्यूम किया था कंजम्पशन ऑफ ए पर्सन इन एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू दैट पर्सन, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज कैपिटल एंड एज ऑफ दैट पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर हम किसी भी चीज को एक हाइपोथेसिस ली कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि हाँ भाई वो मतलब कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है उस कैपिटल के ऊपर, और किस पर्सन की एज कितनी है इस चीज के ऊपर। तो यहां पे जो हाइपोथेसिस अज्यूम होता है, असम्पशन होती है, वो होती है आपकी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर सी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के ऊपर है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगेन मैंने जैसे बोला कि कुछ ऐसी चीजें पेपर में आ जाती हैं जो कहीं पढ़ी नहीं होती, ये वही चीज है यहां पे। तो बस आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज जो इस्टेब्लिश किया गया था 1828 में, किसके द्वारा? ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय जी द्वारा स्थापित किया गया था। इन्होंने पहले अतम्य सभा भी स्टार्ट करी थी 1815 में कलकत्ता में, और ब्रह्मो समाज भी यहीं पे बना। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाने में बड़ा योगदान दिया।
1835 में जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी गई थी तो इनको भी सपोर्ट किया। 1829 में विलियम बेंटिक ने खत्म करी थी इसको, इंग्लिश भाषा को विलियम बेंटिक ने लगाया था। रिकमेंडेशन किसकी थी? मैकॉले की थी। दैट्स व्हाई मैकॉले को हम बोलते हैं आपका फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय जी का जो राजा वर्ड है ये टाइटल है, अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया था इनको। राजा राम मोहन राय को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। रेनेसा वर्ड का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला गया था। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने बोला था? बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। किस बुक में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत की खोज में बोला गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। राजा राम मोहन राय जी ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये जो है इनके पेपर देखने को मिलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? मूलशंकर। इन्होंने आर्य समाज बनाया था 1875 बॉम्बे में। गो बैक टू वेदास और इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन और प्लस जो है स्वराज वर्ड सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया था। वेद भाषा भूमिका, सत्यरथ प्रकाश, ये पुस्तकें जो हैं इनकी हैं। केशव चंद्र सेन जो हैं ये ब्रह्मो समाज के साथ लिंक कर गए थे, बट बाद में जब राजा राम मोहन राय जी की डेथ हो जाती है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है आदि ब्रह्मो समाज संभाल लेते हैं जो कि असली था, और फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो नया बना था वो केशव चंद्र सेन संभालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, रामाकृष्ण परमहंस जी के नाम पे इन्होंने रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था जो कि इनके गुरु हैं। रामाकृष्ण परमहंस जी का ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय, और इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, इनके बारे में पुस्तकें लिखी थी। विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में वहां पे बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन आर ब्रदर एंड सिस्टर। विवेकानंद का टाइटल इनको दिया था अजीत सिंह ऑफ खित्री ने दिया था, और इनका ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता है। क्लियर? विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं, 12 जनवरी जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेएम कीन्स के द्वारा जो आपके जो वो है दैट इज इकोनॉमिस्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन, एम्प्लॉयमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे डिमांड होगी वैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी आपकी। पॉइंट समझ में आया? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी, द एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव डिमांड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज याद रखना, एक वर्ड होता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व पेपर में आता है क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो तुम्हें पता ही है यार, पहली ट्रेन रन कब करी थी? 1853। ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। 1835 इज द करेक्ट, 53 इज द करेक्ट आंसर। 16 किलोमीटर बॉम्बे टू थाने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1835 में इंग्लिश भाषा के बारे में बात करी थी हमने, बस खत्म कहानी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जिसे हम मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया था। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया था, शिमला को समर कैपिटल बनाया। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, और बस यही कहानियां हैं, बस और तो क्या है। टेलीग्राफ इन्होंने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी। 34 किलोमीटर ट्रेन रन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है? एडम स्मिथ द्वारा इनमें से कौन सा जो टैक्सेशन का सिस्टम नहीं है? जी देखिए, एडम स्मिथ जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। इन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमी होगी वो आपकी उसमें टैक्सेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये उन्होंने बोला था कि इक्वल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को ज्यादा लग रहा है किसी को कम लग रहा है, इक्वल होना चाहिए टैक्सेशन। सर्टेनिटी मतलब एक सर्टेन अमाउंट ही आप उससे ले सकते हो, ये भी उन्होंने बोला था। प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, ये इतना कन्वीनियंट होना चाहिए कि हाँ आम लोगों की नजरों में आम लोग भी उस चीज को समझ सके।
ये बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एडुकेसी ये नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एडुकेसी नहीं था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी था कि जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी चलती है उसी तरीके के अकॉर्डिंग आपने टैक्सेशन भी लगाना है। ये फिजिकल एडुकेसी वर्ड नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या बन गया जी ऑप्शन आपका डी, फिजिकल एडुकेसी इज नॉट द पार्ट। थ्योरी ऑफ टैक्सेशन में ये आता नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। ये क्वेश्चन याद करने वाला है। पहला पोस्ट ऑफिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहां पे स्टैब्लिश किया गया? ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये याद करना है। बॉम्बे नाउ इज कॉल्ड पुणे, दैट्स इट। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, याद करना है, बस खत्म कहानी। अब क्या होता है, ये स्टैटिक भी वैसे ही डालता है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं स्टैटिक क्वेश्चन भी वो वैसे डालता है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन जो है एक मेथड है जहां पे हम यूज करते हैं क्या? इट कैन बी एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडेक्सेशन जो होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है यहां पे? दैट मींस देखिए इंडेक्सेशन होता है कि जब चीज आप कोई बाय करते हैं, जब आपने कोई चीज बाय कर ली और कुछ टाइम बाद वही चीज आपने क्या कर दी? सेल कर। इसके बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन, वो आपका मेथड होता है। दैट मींस जब आपने बाय करी और जब आपने सेल करी, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। उसके बीच का टाइम जो होता है वो इंडेक्सेशन की बात आती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लेट सपोज कि ये पेन मैंने खरीदा 10 रुपए का, आज यही पेन आपका मार्केट में बिक रहा है 20 रुपए का, तो इसका मतलब जब 5 रुपए का रह गया तो इसका मतलब मुझे क्या पता लगेगा? इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। तो मैं इसे पता क्या करूंगा? दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हम पता कर सकते हैं और इससे हम कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसको बढ़ा देती है, या फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और हाई रेट में आपकी जो पॉलिसीज होती हैं जिसमें बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट वगैरह सारे हाई हो जाते हैं, और ये पॉलिसी होती है डियर मनी पॉलिसी, और ये पॉलिसी होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी ये होती है आपकी टाइट मनी पॉलिसी। पॉइंट समझ में आया? तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो हैं यहां पे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं वो कितने लेवल के ऊपर देखने को हमें मिलती हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं वो 3 लेवल के ऊपर देखने को हमें मिलती हैं। दैट इज अ 3 टियर स्ट्रक्चर। अब कैसे? एक तो गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है, और एक आपका दैट इज स्टेट लेवल के ऊपर। अब क्या होता है, जो गांव लेवल पे होता है उसे हम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ध्यान रखना सेंट्रल नॉट सेंटर, और स्टेट मतलब स्टेट कोऑपरेटिव अथॉरिटी। और कोऑपरेटिव अथॉरिटी में जो एपेक्स लेवल के ऊपर होता है, एपेक्स लेवल के ऊपर, तो दैट इज द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। 3 टियर स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर, 3 टियर स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात आ रही है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तुम्हें पता है आपका 1909 का एक्ट, जहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जातिवाद की बात होगी यहां पे। तो ऑप्शन सीधा की सीधी बात है यहां पे कि हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम वाली बात होने लगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। 1920 आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने पहला मास बेस्ड मूवमेंट चलाया था। पूरा देश यहां पे इन्वॉल्व हो चुका था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इस चीज को लॉन्च कर दिया था, और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की भी डेथ हुई थी यहां पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? दैट इज 1, 1909 इज द करेक्ट आंसर। और तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, 1909 के एक्ट में पहला इंडियन यहां पे आपका जो बैठा था दैट इज लॉर्ड एसपी सिन्हा। फर्स्ट इंडियन को आपकी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया था, एसपी सिन्हा को। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वहां दैट इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द होम रूल लीग। होम रूल लीग का कॉन्टिन्यूशन है नंबर 1। 1920 की अगर हम बात करते हैं, 1920 की बात करते हैं तो 1920 की बात करते हैं तो अगर बात करी जाए, ये गांधी वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया होम रूल लीग का। हाँ, तिलक स्वराज फंड यहां पे बनाया गया था।
तिलक स्वराज फंड यहां पे बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तिलक स्वराज फंड क्यों बनाया गया था। तिलक स्वराज फंड जो बनाया गया था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए बनाया गया था कि हाँ ये मूवमेंट आगे चलती रहे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 1, 1909 इज द करेक्ट आंसर, 1909। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, फादर ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने एड्रेस कहां से किया था? सिंगापुर। रेडियो से इन्होंने बोला था कि भारत के राष्ट्रपिता को मैं संबोधित करने जा रहा हूं कि मैं आ रहा हूं देश को आजाद करवाने। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें 38 में आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, हरिपुरा सेशन। 39 में भी जीते थे त्रिपुरी सेशन में। और इस त्रिपुरी सेशन के जो प्रेसिडेंट थे आपके कौन थे? दैट इज पत्ताभी सीतारमैया। पत्ताभी सीतारमैया। पत्ताभी सीतारमैया को सपोर्ट कौन कर रहा था? गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। फिर बाद में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की डिफरेंसेस बढ़ने लगे। 39 में ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन किया तो आपके इंटरिम यानी कि आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट उस टाइम पे बैठे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे। और 39 में जब इन्होंने रिजाइन कर दिया इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट कर ली थी अपनी। फिर उसके बाद आपको याद है 43 में ये इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में जाके इनको ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने 4 फोर्सेस में उसमें डिवाइड कर दिया, सुभाष, गांधी, नेहरू एंड झांसी। झांसी जो है वो विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स होती थी। इन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार को आजाद करवाया। अंडमान का नाम रखा शहीद, निकोबार का रखा स्वराज नाम रखा। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये नारे दिए थे। इंडियन स्ट्रगल नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो इनकी है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की है। क्लियर, याद रखना। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, यंग इंडिया इन्होंने लिखी है। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। और लाला लाजपत राय की जी डेथ हुई थी 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज किया था, स्कॉट ने ऑर्डर दिया था। और जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा जब 39 में त्रिपुरी सेशन चल रहा था तो 38 में हरिपुरा सेशन चल रहा था तो 38 में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके प्रेसिडेंट थे ये। और आपको बताया था सरदार पटेल जो है 1931 कराची सेशन में प्रेसिडेंट थे, जहां पे फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उस ड्राफ्ट को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्लान किया था, आई मीन ड्राफ्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 अगस्त 1942 को जो मूवमेंट लॉन्च करी गई थी वो कौन सी थी? दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। सबको याद है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को लॉन्च करी गई थी। और ये क्विट इंडिया वर्ड जो है ये वर्ड दिया था यूसुफ मेहरअली ने, ये वर्ड दिया था, ठीक है। और ये जो है वायलेंट मूवमेंट बन चुकी थी, हिंसाजनक, और ये लीडरलेस मूवमेंट थी, ठीक है, कोई भी लीडर नहीं था। गांधी जी ने यहां पे डू और डाई का जो है नारा दे दिया था। 9 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था आईएनसी द्वारा। ये 8 अगस्त को लॉन्च जब करी गई थी, ये ग्वालियर टैंक से लॉन्च करी गई थी, ये बॉम्बे में है। और यहां पे अरुणा आसफ अली जी ने तिरंगा लहराया था यहां पे। और यहां पे अंडरग्राउंड एक्टिविटी, ऑल इंडिया रेडियो की अंडरग्राउंड एक्टिविटी कौन कर रहा था? उषा मेहता कर रही थी, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर 1। दांडी मार्च की बात करें 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 में इन्होंने दांडी मार्च की यात्रा करी। 78+1 गांधी जी थे, एक टोटल 79 पीपल। और इन्होंने जो है आपका 240 माइल्स का रास्ता कवर किया, 385 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, 24 दिन में इन्होंने रास्ता कवर किया, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और सॉल्ट टैक्स को तोड़ा। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पार्टीशन के बाद 1905 में करी गई थी। और स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगेन सारी चीजें अपनी पहनाएंगे, खाएंगे, लेकिन बाहर की चीजों को यूज नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो मैंने बता दिया 1 अगस्त 1920 को। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका 1, क्विट इंडिया मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये कहता है द सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ईडी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। ये ड्यूअल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, जाने के 2 प्रशासन चलेंगे यहां पे, ड्यूअल गवर्नमेंट चलेगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपके 2 होंगी चीजें, जिसमें एक तो दीवानी चीजें होंगी जो आपका बात करेगा दैट इज फिस्कल चीजों के ऊपर, टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। एक होगा निजामत जो बात करेगा, ये बात करेगा आपका
जो भी प्रॉपर तरीके से यूरिसडिक्शन है निजाम के अंतर्गत जो देखने को आपको मिलेंगी। तो ये ड्यूल गवर्नमेंट की बात करी गई थी। लॉर्ड क्लाइव ने बोला था जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद संधि साइन करी गई थी, दैट इज 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद, तो इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी। ये ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किसने किया था? वॉरेन हास्टिंग ने खत्म किया था। और वॉरेन हास्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इस चीज को खत्म किया था। और यहां पे ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी कलकत्ता में बनाई गई थी, 1774 में बनाई गई थी। क्लियर? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉर्नवालिस की, कॉर्नवालिस जिसे हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, और कॉर्नवालिस वही हैं जिन्होंने जमींदारी प्रथा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1790 जो है 3 में करी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। ये बात करी गई थी जहां पे जमींदार को खड़ा कर दिया गया था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। विलियम बेंटिक तो तुम्हें मैंने बता दिया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सती प्रथा, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन ये था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने याद कर लेना है। ये जो है आपका मतलब लेंसे परीक्षण, लेंसे टेस्ट होता है जिसमें हम खास करके नाइट्रोजन का पता कर लेते हैं, सल्फर का पता कर लेते हैं, हेलोजेंस का पता कर लेते हैं, फास्फोरस का पता कर लेते हैं। हेलोजेंस जिन्हें हम इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे ये आ जाता है कि यहां पे कौन सी चीज होगी। ध्यान रखना, हेलोजेंस में सभी हेलोजेंस का पता कर लिया जाता है जी। पॉइंट समझ में आया जी? तो हेलोजेंस में सभी हेलोजेंस का पता कर लिया जाता है, लेकिन आपका फ्लोरीन का पता नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये चीज याद रखना है। ठीक है, फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, आपको दो तरीके की फ्लोरोसिस होती है अगर हम एक्सेस में कर ले तो। फ्लोरोसिस जो होती है, एक तो होती है डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों में, एक होती है स्केलेटल, जिससे आपकी पूरी अस्थि पिंजर जो है खराब हो सकता है। सल्फर की बात करें, जैसे आपने प्याज काटा, प्याज काटते ही आपके आंसू आने लग जाते हैं, वो सल्फर के कारण होते हैं। एयर में अगर सल्फर पोल्यूशन दिख रहा होगा तो वहां पे लाइकन जो है आपको नहीं दिखेंगे, लाइकन एब्सेंट हो जाएंगे। अगर लाइकन एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, तो मतलब सल्फर पोल्यूशन नहीं होगा। तो लाइकन क्या होता है? दो चीजों का मिश्रण, एल्गी और फंगस का मिश्रण। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में मदद करते हैं। आयोडीन की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग। और थायराइड आयोडीन अगर हम कम खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्वाइटर, जिसे हम गेंगा रोग कहते हैं, वो हो जाता है यहां पे। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरीन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये कहता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है फंक्शनल ग्रुप इज आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। देखो, मैं तुम्हें अगेन चीज बता दूं कि यहां पे ये क्वेश्चन जो है अगेन याद कर लो। आ गया, फंस गया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो ये तुमने नहीं पढ़ने, ये मैं पूरा बार बार कह रहा हूं। ठीक है, बार बार कह रहा हूं कि ये नहीं पढ़ने। दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, जस्ट रीड इट ओनली, दैट इज अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म कहानी, यहीं पे ही आपको टिक करके आ जाना है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है, एक चीज में मैं बता दूं कि यहां से हम क्वेश्चन और क्या निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए, आपको पता है कि साइनाइड की गोली रखने से ही किसी पर्सन की डेथ हो जाती है टंग के ऊपर। एक्चुअली हमारी बॉडी में सभी जगह के ऊपर सोडियम पोटाशियम पंप है। ये सोडियम पोटाशियम पंप जैसे ही खत्म होते हैं तो साइनाइड की गोली खा ली किसी पर्सन ने, तो उसी टाइम बंद हो गए और उसी टाइम पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एसिड बेस बैलेंस में और बॉडी मूवमेंट्स में, अब मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। और अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं, हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, फैक्ट्रीज में शराब बनाई जाती है, वो आपका फर्मेंटेशन के तरीके से बनाई जाती है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है आपका, वो आपका इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक कंडीशन में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल बन जाता है। वो अल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट नहीं है? अगेन ये क्वेश्चन भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, द रीजन वाई जी, रीजन वाई क्यों नहीं, मतलब ये आपको ज्यादा, मैं फिर आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन डाले क्यों हैं, ये क्वेश्चन फंस जाते हैं, ये इसीलिए डाले हैं। एज इट इज अगर आएगा क्वेश्चन तो एज इट इज फंस जाएगा, नहीं आएगा,
नहीं तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगेन इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ के आना है। अगर तुमने केमिस्ट्री में तुमने कुछ पढ़ रखा है, तुमने बीएससी एमएससी वगैरह कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो तुम फंस जाओ इसमें। नहीं, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं करने, ना ही हमने समझने हैं, ठीक है। तो अगर पूछा गया है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आंसर बताऊंगा, हम नहीं डिस्कस करेंगे ज्यादा। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट। ये आप टिक करके निकल आएंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन जो होती है, ये स्टैगर्ड प्रोजेक्शन जो होती है, ये सबसे स्टेबल होती है, बस इतना याद करना है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नायलॉन 6 में जो है आपका कौन सा जो मोनोमर है वो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है नायलॉन 66, नायलॉन 66 होता है, दो होते हैं, एक तो नायलॉन 6 होता है, उसमें कैप्रोलैक्टम यूज करते हैं, एक होता है नायलॉन 66, इसमें हम एडिपोइल क्लोराइड, एडिपोइल क्लोराइड, ठीक है, और इसके साथ साथ ये वाला, ये छोड़ो क्लोराइड क्लोराइड, ये बन जाएगा वन ऑप्शन। नायलॉन 66 में हम ये यूज करते हैं, नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम को यूज किया जाता है। यहां पे पॉइंट समझ में आया तुम्हें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, two identical solid pieces, one of gold and other of silver, show equal weights when immersed in a water. अगर हम उस वेट को हवा में ले जाएं तो क्या होगा, given that the density of the liquid gold is greater than the density of the silver. देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ये क्या कहा, जब पानी में गया तो बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन जब हवा में लेके गए तो गोल्ड की जो डेंसिटी है वो तो ज्यादा ही ज्यादा है, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, वेट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यस बिल्कुल पड़ेगा। द वेट ऑफ द सिल्वर, ये जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्यों ज्यादा हो जाएगा, वेट सिल्वर का क्यों ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटी, समझे, तो ऑप्शन नंबर बी। और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद क्या यूज करते हैं, अगर सिल्वर ना यूज करें तो दैट इज कॉपर। नेक्स्ट, starting from the rest and electron and मास उसका कम है, ठीक है, मास अगर इलेक्ट्रॉन्स का कम है तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन्स की जो है तो अगर मास कम है किसका, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है, तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, वन ऑप्शन। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सी चीजें फॉलो नहीं करी जाती, कौन सी चीजें फॉलो नहीं करी जाती, देखो मैंने तुम्हें आज ही बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्मूथ वाला होता है, एक रफ वाला होता है, स्मूथ वाला लिपिड्स बनाता है, फैट्स, और रफ वाला प्रोटीन बनाता है, तो यहां पे कौन सी चीज होगी, देखो जी, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि कौन सा परफॉर्म नहीं करता, तो भाई जब लिपिड से अलग होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो दैट मींस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। अब तो आ रही है ना आवाज, क्या हो गया।
हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया जी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली मेनली एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्टोर हाउस इनमें से कौन सा है? दैट मीन्स जिसमें जितनी भी इंफेक्शंस होंगी उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्टोर हाउस के बारे में बात करें तो दैट इज अ लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर विद इन द सेल ये डाइजेशन करते हैं, आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम। पॉइंट समझ में आया? लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और बस राइबोसोम तो मैं बता दिया। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, चलिए आज जो है प्रॉपर तरीके से चलिए गाइज, अब क्या करेंगे, जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है या बाकी और क्वेश्चन है, उसको हम किसी और क्लास में करते हैं।